Hello everyone. A very superb good evening. Let me quickly check, are we live? एक मिनट देंगे मुझे, मैं चेक कर लेती हूँ so that audio and video is perfect. All right, okay, चलिए. All right everyone. सभी बच्चों का स्वागत है. Welcome to the today's session, Audit of Different Entities. तो चलिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज को पढ़ेंगे, लेकिन सभी टॉपिक्स को नहीं पढ़ने वाले हैं. आज की क्लास में हम गवर्नमेंट ऑडिट करने वाले हैं. ठीक है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज का. पूरा तो टॉपिक हम ले नहीं सकते यूट्यूब पे बिकॉज इट्स वेरी बिग और एक सेशन में उसे लेना इम्पॉसिबल है. तो आज की क्लास में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज गवर्नमेंट ऑडिट, उसको मैं आज की क्लास में लेने वाली हूँ. ठीक है, चलिए. आई होप कि आपका जो रिवीजन है गवर्नमेंट ऑडिट का वो मेरे साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा. तो दैट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल एंड गुड थिंग फॉर यू. तो गवर्नमेंट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जाम में, इसमें से आपको थियोरी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसको हम अपनी क्लास में करने वाले हैं. ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे बेटा, अच्छे से पढ़ेंगे, फटाफट इसकी रिविजन्स आप मेरे साथ करेंगे ताकि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत ना आए इस टॉपिक में. शॉर्ट गवर्नमेंट ऑडिट में से सवाल तो आएगा, वो एमसीक्यूज में आएगा, चाहे वो आपको थियोरी क्वेश्चंस में आए. आई होप कि थियोरी क्वेश्चन में भी आ जाए क्योंकि इट्स अ जिसे कहते हैं बोनस, जिसे कहते हैं इट्स अ बोनस. एंड नहीं, अभी गवर्नमेंट ऑडिट होगा. चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को. अगर आप लोग सब तैयार हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टिंग. ठीक है मैम, प्लीज ऑल्सो डिस्कस सम पॉइंट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट मे कम इन एमसीक्यूज. बेटा कंटेंट बिग बंस, बेटा आपका नाम तो नहीं पता, जैसा नाम आपने लिखा है बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस पे एमसीक्यू आ सकता है. मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि इस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं. मैं आपको शॉर्ट मैंने पेपर सेट नहीं किया तो मुझे नहीं पता क्या एमसीक्यू आ जाएगा, बट डेफिनेटली आप सभी के पास समय है तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए. आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऑफकोर्स आपके एग्जाम्स आप दे रहे हो तो आपने कभी तो कोई टॉपिक इन सब में से पढ़ा होगा, तो आपके लिए रिवीजन करने में आई एम श्योर कि कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपके पास समय है, रिवाइज कीजिए, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. चलिए ओके, लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. चलिए ओके, चलो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट को. गवर्नमेंट ऑडिट की शुरुआत हम अपनी क्लास में करेंगे. ओके बच्चों, तो सबसे पहला एक सवाल है, यूएन हैंडबुक के हिसाब से गवर्नमेंट ऑडिट का क्या मतलब निकल के आता है. गवर्नमेंट ऑडिट मतलब क्या? तो सारे बच्चे एवरीबडी यहां पे देखेंगे. गवर्नमेंट ऑडिट क्या है बेटा? गवर्नमेंट ऑडिट एक ऑस्पी है. मैडम ऑस्पी क्या होता है? OSPI. गवर्नमेंट ऑडिट क्या है? ऑस्पी मतलब गवर्नमेंट ऑडिट एक ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. मुझे बताओ गवर्नमेंट ऑडिट क्या है? जोर से बोलो, मेरे साथ बोलो. गवर्नमेंट ऑडिट क्या है मैडम? ऑस्पी. एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर ऑडिटर क्या एग्जामिन करेगा? ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा. किसकी एग्जामिनेशन करेगा? पब्लिक एंटिटीज के एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस की. मतलब जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक एंटिटीज है, उनके फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस की आप क्या करोगे? एग्जामिनेशन करोगे. आप क्यों एग्जामिनेशन करते हैं? ताकि आप इवैल्यूएट कर सकें, वेरीफाई कर सकें, उसके ऊपर आप अपनी एक रिपोर्ट इशू कर सकें, जिसमें ऑडिटर क्या कर सकता है? अपने कमेंट्स दे सकता है कि उसे क्या क्या जो भी ऑडिट के दौरान फाइंडिंग्स मिली, ऑडिटर क्या करेगा? एक रिपोर्ट इशू करेगा. रिपोर्ट इशू करने पे ऑडिटर रिपोर्ट में क्या देगा? अपने कमेंट्स देगा, जो जो ऑडिट फाइंडिंग्स उसे मिली है, टुगेदर विद कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शन. ऑडिटर ऑडिट करने के बाद, गवर्नमेंट ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट इशू करेगा जिसमें ऑडिटर रिकमेंडेशंस देगा, कंक्लूजन फॉर्म करेगा, कमेंट्स देगा अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स पे, राइट. एंड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर ने एग्जामिन किया है, ऑडिटर बताएगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर तरीके से बने हैं कि नहीं. ऑडिटर क्या देगा? अपना ओपिनियन देगा. तो मुझे बताओ गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है? एवरीबडी, गवर्नमेंट ऑडिट इज ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट ऑस्पी एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? पब्लिक एंटिटीज के फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर ऑपरेशंस का आप एग्जामिनेशन करोगे. ऑडिटर एक रिपोर्ट इशू करेगा जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन फेयरली प्रेजेंटेड. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल फेयर तरीके से बने हैं?
ऑडिटर क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा फॉर फ्यूचर एक्शंस, ऑडिटर अपने कंक्लूजन्स फॉर्म करेगा, कमेंट्स देगा, जो भी चीजें उसे ऑडिट के दौरान दिखी उन फाइंडिंग्स पे ऑडिटर अपने क्या देगा, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स देगा। तो क्या करेगा ऑडिटर, रिपोर्ट इशू करेगा, जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, ऑडिटर अपने कमेंट्स देगा, फ्यूचर एक्शंस के लिए रिकमेंडेशंस वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो मुझे बताओ, सबको समझा व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट? चलिए, एवरीवन समझा क्या होता है गवर्नमेंट ऑडिट? वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट चीज है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑडिट अगर आप करते हो तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? गवर्नमेंट की ऑडिट को करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता है देखो, गवर्नमेंट ऑडिट एक तरीके से एक मैकेनिज्म है, पब्लिक अकाउंटिंग हो जाती है गवर्नमेंट के फंड्स की। मुझे बताओ, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का फंड्स मतलब क्या? आम आदमी का, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के फंड्स में है, तो उसकी अकाउंटिंग होना जरूरी है क्या? तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑडिट से क्या हो जाता है, पब्लिक अकाउंटिंग हो जाती है। किसकी? गवर्नमेंट के फंड्स की, कि गवर्नमेंट अपना जो फंड्स है, गवर्नमेंट के फंड्स में सारा पैसा ठीक से रिसीव हो रहा है ना, ठीक तरीके से एक्सपेंडिचर हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट ऑडिट से फायदा क्या है? इट इज दी पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। गवर्नमेंट के फंड्स की अकाउंटिंग हो जाती है कि ठीक से पैसा इस्तेमाल एंड स्पेंड हो रहा है कि नहीं, ठीक से पैसा रिसीव हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो भी प्रोग्राम, जो भी पॉलिसीज वगैरह रन की हुई है, आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑडिट से क्या होगा, अकाउंटिंग हो सकती है, पब्लिक अकाउंटिंग हो सकती है। किसकी? कि जो भी प्रोग्राम्स, जो भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम पॉलिसी एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसकी आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग। मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को रन कर रही है, पॉलिसीज को रन कर रही है, क्या वो ठीक से रन हो रहे हैं कि नहीं, एंड जो लोग रन कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिंग देम। जो लोग, जो ऑफिशियल्स इन प्रोग्राम्स पॉलिसीज को रन कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से रन कर रहे हैं कि नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिंग देम। मैम थोड़ा साउंड और कर दो। पूजा थोड़ा ईयरफोन लगा लो बेटा, ईयरफोन आपके पास होगा उसे लगा लो, अगर आपके लिए वॉइस कम है तो, क्योंकि मेरे एंड से वॉइस एकदम परफेक्ट है। हो सकता है आपके एंड पे वॉइस कम हो तो आप ईयरफोन्स लगा सकते हैं, ठीक है? ओके, तो बेसिकली इट इज द पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। इट इज द पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ व्हाट? इट इज पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज दैट आर रन बाय द गवर्नमेंट, एंड जो लोग इनको रन कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स, जो लोग इन प्रोग्राम्स पॉलिसीज को रन कर रहे हैं वो ठीक से रन कर रहे हैं कि नहीं, उसका पता भी चल जाता है जब आप गवर्नमेंट ऑडिट करते हैं। एंड इट इज अ बेसिस फॉर करेक्टिव एक्शंस। ये एक तरीके से क्या है, ये एक बेसिस है करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। मुझे बताओ, जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो ऑडिटर ऑडिट करेगा, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा कलेक्शन सर्व्स टू हाईलाइट द लैप्सेस ऑफ द लोअर हियरार्की। देखो, जब ऑडिट होती है तो ऑडिट होने पे ऑडिटर जब सारी चीजें चेक करता है, ऑब्जर्वेशंस करता है, तो पता चलता है कि अगर लोअर हियरार्की वाले लोग अगर किसी तरीके के लैप्सेस कर रहे हैं, मतलब लोअर लेवल पे अगर कोई लैप्सेस हो रहे हैं, तो वो ऑडिट के दौरान पता चल जाते हैं। तो उससे जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफिसर्स है, ऊपर, उससे ऊपर वाले लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, वो करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। कहता है देखो, ऑडिट करने पे आपको पता चल जाता है कि अगर लोअर हियरार्की वाले लोग, जिनको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है पॉलिसीज को, अगर वो किसी तरीके का लैप्स कर रहे हैं, तो चेकिंग होगी तो ही तो पता चलेगा। तो कहता है ऑडिट करने से हाईलाइट हो जाते हैं लैप्सेस। अगर कोई लोअर हियरार्की वाले लोग कोई तरह का लैप्सेस कर रहे हैं तो पता चल जाएगा, ताकि सुपरवाइजरी लेवल ऑफिसर, मतलब अपर लेवल ऑफिसर्स, जो ऊपर लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो करेक्टिव एक्शंस ले सके। एवरीबॉडी, सारे बच्चों को समझा? तो मुझे बताओ व्हाट इज ऑडिट। सारे बच्चे मुझे बताओगे व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। सबसे पहले आपने पढ़ा व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट एक तरीके से ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसके? पब्लिक एंटिटीज के फाइनेंसेस की, पब्लिक एंटिटीज के फाइनेंसेस, पब्लिक एंटिटीज के ऑपरेशंस की क्या है, ये एग्जामिनेशन है। इसके बाद ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर एक रिपोर्ट इशू करता है, जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयरली प्रेजेंटेड है कि नहीं। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में फ्यूचर एक्शंस के लिए रिकमेंडेशंस वगैरह देता है, और ऑडिटर कमेंट्स भी देता है। जो भी ऑडिट फाइंडिंग्स उसे मिले उस पर ऑडिटर क्या देता है, अपनी रिपोर्ट इशू करता है। तो ये हो गया आपका व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट। अच्छा, मुझे बताओ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट क्यों की जाती है? एक तरीके से ये पब्लिक अकाउंटिंग है कि गवर्नमेंट के फंड्स ठीक से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, इट इज इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक अकाउंटिंग हो जाती है। क्या? जो भी प्रोग्राम्स, जो भी पॉलिसी रन की जा रही है पब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोग्राम्स, जो पॉलिसी रन की जा रही है,
उनका पब्लिक अकाउंटिंग हो जाता है, एंड ऑल्सो पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू रन देम, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, ऑथराइज रिस्पॉन्सिबल, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं उसके बारे में पता चल जाता है। एंड अगर लोअर हिरार्की वाले लोग किसी तरीके का भी कोई लैप्सेस, चोरी चकारी कर रहे हैं तो ऑडिट में पकड़ी जाएगी, ताकि सुपरवाइजरी लोग क्या कर सके, जो थोड़े हायर लेवल ऑफिसर्स हैं उनसे ऊपर वाले ऑफिसर्स करेक्टिव एक्शन ले सके। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? एवरीबडी, लोअर हिरार्की अगर कोई लैप्स कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, किसी तरीके का प्रोग्राम ठीक से रन नहीं हो रहा है, तो सुपरवाइजरी लेवल को कैसे पता चलेगा? जब ऑडिट होगी तो, ताकि वो करेक्टिव एक्शंस ले पाएंगे। ऑडिट होगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी, एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा। चलो अब साथ में अभी हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की ऑडिट करता कौन है। आप सभी को समझा? एवरीबडी रिप्लाई विद मी। चलो, यस, ओके। तो सी एंड एजी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी एंड एजी क्या करता है? गवर्नमेंट की ऑडिट कौन करता है? सी एंड एजी। और सी एंड एजी को कौन अपॉइंट करता है? भारत के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? सी एंड एजी को अपॉइंट करेंगे। सी एंड एजी को ऐसे उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है क्या? नहीं, एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। कहते हैं सीएनएजी को उनके ऑफिस से ऐसे कोई निकाल नहीं सकता, जैसे आपका मन चाहा और आपने सीएनएजी को उनके ऑफिस से निकाल दिया, नहीं, ऐसे हटा नहीं सकते आप। अगर मान लो उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है या वो केपेबल नहीं है तो अलग बात है, तो उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं हटा सकते। कहता है सीएनएजी को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। कहते हैं जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपको हटाना है तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जो लोग प्रेजेंट है, मेजोरिटी में कम से कम 2/3 लोग अगर डिसाइड करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको जज को हटाना होता है तो दोनों राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स अगर मेजोरिटी में वोट करते हैं, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है, कम से कम 2/3 लोग जब तक कंसेंट नहीं देते हैं जो प्रेजेंट है, तो तब तक आप हटा नहीं सकते। वैसे ही सी एंड एजी को भी हटाया नहीं जा सकता, ओनली ऑन द ग्राउंड्स में भी अगर उन्होंने कोई मिसबिहेवियर कर दिया या वो केपेबल नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं हटा सकते। अच्छा, अब कहता है देखो सी एंड एजी का जो रेम्यूनरेशन होता है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज जितना रेम्यूनरेशन है। कहता है उनको काफी सैलरी मिलती है, तो काफी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी है उतनी ही सी एंड एजी की भी सैलरी है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके और इंडिपेंडेंटली अपना काम करे। ठीक है, चलो अभी लॉज बने हुए हैं टेन्योर के लिए कि सी एंड एजी एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए अपॉइंट होते हैं, एंड अगेन वो सेम बात लिखी हुई है, उनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी सैलरी है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। तो बेसिकली सी एंड एजी इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड उनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी सैलरी है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी ऑडिट को कर सके। सिंपल चीजें। ओके, 3 आर्टिकल्स अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 एंड आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैडम ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं? देखो सारे बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 150 की। तो 150, चलो तुम्हारा एग्जांपल ले लूंगी, मेरा एग्जांपल लूंगी। मेरे अकाउंट्स में कितने आते थे? 0। चलो मेरे अकाउंट्स में कितने आते थे? मेरे अकाउंट्स में कितने आते थे? 0। याद रखना 150 मेरे अकाउंट्स में कितने आते थे? 0। तो कहते हैं अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट मे ऑन द सी एंड एजी एडवाइस। कहता है देखो आर्टिकल 150 कॉन्स्टिट्यूशन का किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 150 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 150 है वो इस बारे में बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को किस फॉर्म में रखना है, जैसा प्रेसिडेंट बोले सी एंड एजी के एडवाइस पे, जैसा प्रेसिडेंट बोले सी एंड एजी के एडवाइस पे। तो आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अपने अकाउंट्स को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, जैसा प्रेसिडेंट बोलता है। किससे कंसल्ट करके? सी एंड एजी से कंसल्ट करके। 151 में क्या, मुझे बताओ, ऑडिटर क्या एक इशू करता है? ऑडिटर एक रिपोर्ट इशू करता है। ऑडिटर एक क्या करता है? एक क्या इशू करता है? एक रिपोर्ट इशू की जाती है। तो आर्टिकल 151 किसके बारे में बात करता है? जो रिपोर्ट है सी एंड एजी की। सी एंड एजी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक किया एंड सी एंड एजी ने जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक किया, उसके बाद जो रिपोर्ट इशू की। सी एंड एजी ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक करके जो रिपोर्ट्स इशू की, वो किसको सबमिट होगी? वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की रिपोर्ट है वो किसको सबमिट की जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की रिपोर्ट को गवर्नर को सबमिट किया जाएगा। सी एंड एजी की जो रिपोर्ट है, सी एंड एजी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंट को ऑडिट करके रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी? प्रेसिडेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऑडिट करके रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी? गवर्नर को।
प्रेसिडेंट जो होगा आगे रिपोर्ट को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पे प्लेस करेगा और जो गवर्नर है वो आगे ले डाउन करेगा इन दी स्टेट लेजिस्लेचर। तो वन मतलब 151 वन में क्या इशू की रिपोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट ऑन दी अकाउंट्स, जो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट किए ऑन दी अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करके जो सीएनडीजी ने रिपोर्ट बनाई है वो किसको सबमिट होगी, प्रेसिडेंट को, और दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन की जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की जो रिपोर्ट होगी वो किसको दिया जाएगा, गवर्नर को दिया जाएगा और ले डाउन किया जाएगा इन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ओके। आर्टिकल 149 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 149 बताता है कि सीएनडीजी के क्या ड्यूटीज हैं एंड क्या सीएनडीजी के बेसिकली सीएनडीजी के क्या ड्यूटीज हैं एंड सीएनडीजी के क्या पावर्स होंगे जब आप यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब सीएनडीजी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडिट करेगा तो सीएनडीजी के पास क्या ड्यूटीज और क्या पावर होंगे, ये आर्टिकल 149 बताता है। आर्टिकल 149 बताता है कि सीएनडीजी को क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है और क्या क्या पावर्स सीएनडीजी एक्सरसाइज कर सकता है जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की क्या कर रहा होगा, ऑडिट कर रहा होगा। तो दैट इज आर्टिकल 149। सारे बच्चे मेरे को बता दो, समझा? आर्टिकल 150 जीरो किस में आए, अकाउंट्स में। अकाउंट्स के बारे में क्या बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को किस फॉर्म में अकाउंट्स को मेंटेन करने हैं, जैसा प्रेसिडेंट बोले, इन कंसल्टेशन विद सीएनडीजी। आर्टिकल 151 रिपोर्ट ओके। 149 बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है सीएनडीजी के जब वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को क्या कर रहे होंगे, ऑडिट कर रहे होंगे। सभी बच्चों को समझा? आर्टिकल 149 150 एंड 151। 150 से जीरो से क्या याद आना चाहिए, जीरो अकाउंट्स। 151 रिपोर्ट, 149 पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है। तो मैंने आपको एक छोटी मेमोरी टेक्निक बता दी, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू बनकर आए तो आपको याद रहना चाहिए कौन से एमसीक्यू के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक भी यहां पे बता दी। चलिए एवरीबॉडी, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑडिट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन ड्यूटीज को पढ़ेंगे। सारे बच्चे पहले आप आ जाएंगे एक्सपेंडिचर ऑडिट पे। बेटा आप ये पढ़े पहले, रोनित, क्या नाम है आपका, रोनित, एक चीज तो पढ़ लो बेटा। चलिए एक्सपेंडिचर ऑडिट को सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। एक्सपेंडिचर ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑडिट, जो कि 1 2 3 4 5 टाइप्स की एक्सपेंडिचर ऑडिट होती है। इस पे आपको थियोरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, इस पे आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो सारे बच्चे, एक्सपेंडिचर ऑडिट कितनी तरह की होती है, 5 तरीके की होती है। सारे बच्चे आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑडिट ऑफ सैंक्शन पढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ सैंक्शन मतलब क्या, ऑडिट ऑफ सैंक्शन में ऑडिटर क्या देखता है कि गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड्स में से, मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, एवरीबॉडी, गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड है, गवर्नमेंट के जो कंसोलिडेटेड फंड्स है, जैसे हम जो पैसा टैक्स के रूप में, डायरेक्ट टैक्स के रूप में, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो गवर्नमेंट को देते हैं, वो कहां जाता है, गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में वो पैसा जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड में से जो खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसकी ऑडिट करना जरूरी है क्या? कंसोलिडेटेड फंड्स मतलब हम एज अ टैक्स पेयर खून पसीने से कमाया हुआ पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड्स में से जो भी खर्चा हो रहा है उसकी एक्सपेंडिचर ऑडिट होनी चाहिए क्या, कि खर्चा ठीक पर्पसेस के लिए हो, खर्चा सैंक्शनड हो, खर्चा रूल्स के हिसाब से हो, ये होना चाहिए बिल्कुल। तो सबसे पहली ऑडिट हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर ऑडिट में, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। ये क्या करता है, ये क्या इंश्योर करता है, ऑडिट ऑफ सैंक्शन इज डायरेक्टेड बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट, ऑडिट ऑफ सैंक्शन में आप क्या ऑडिट करते हो कि एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड्स में से हो रहे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे क्या है, प्रॉपरली सैंक्शनड है। एंड अप्रोप्रिएटिंग अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट, मतलब जो भी खर्चे सैंक्शन कर रही है, द अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट, जो भी अथॉरिटी खर्चों को सैंक्शन कर रही है वो अथॉरिटी बिल्कुल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो ऑडिट ऑफ सैंक्शन में आप क्या देखते हो, ऑडिट ऑफ सैंक्शन में आप एज एन ऑडिटर ये चेक करते हो दैट ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर प्रॉपर्ली सैंक्शनड एंड सैंक्शनड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको सैंक्शन कर रही है। ठीक है, ओके। तो ऑल द एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन, सारे खर्चे प्रॉपर्ली सैंक्शन हो रहे हैं एंड जो लोग इन्हें सैंक्शन कर रहे हैं दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सैंक्शनिंग द एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑडिट ऑफ सैंक्शन। वेरी वेरी गुड।
ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स क्या चेक करता है? ये जो एक्सपेंडिचर है, दूसरी ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स मतलब ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ फंड aims to ascertain that expenditure incurred has been for the purpose for which the grant and appropriation has been provided. मतलब जिस पर्पस के लिए आपको फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं उसी पर्पस के लिए आप फंड्स को यूज कर रहे हैं ना। तो कहता है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स में आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि खर्चे उसी पर्पस के लिए किए जा रहे हैं जिस पर्पस के लिए तुम्हें पैसे दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, कि जिस पर्पस के लिए आपको खर्चे, जिस पर्पस के लिए आपको पैसा दिया गया, क्या उसी पर्पस के लिए खर्चा किया गया कि नहीं। मतलब ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स में आप ये देखते हैं, ये एसर्टेन करते हैं कि एक्सपेंडिचर इज फॉर द पर्पस फॉर विच द अप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड। जिस पर्पस के लिए तुम्हें पैसे दिए गए, क्या उसी पर्पस के लिए तुमने खर्चे किए कि नहीं किए। एंड खर्चों का अमाउंट एक्सीड तो नहीं करता अप्रोप्रिएशन से, मतलब जितना पैसा तुमको बोला गया था खर्चा करने के लिए उससे ज्यादा तो एक्सपेंडिचर नहीं कर दिए। मतलब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द अप्रोप्रिएशन, मतलब जितना खर्चा अलाउ किया गया था उससे ज्यादा खर्चा तो आपने नहीं कर दिया। तो वो आप चेक करते हो ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स में। मतलब एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड फॉर द पर्पस फॉर विच द अप्रोप्रिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। कहता है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स में आप क्या एसर्टेन करते हो कि एक्सपेंडिचर इज फॉर द पर्पस फॉर विच द ग्रांट हैज बीन प्रोवाइडेड। जिसके लिए आपको पैसा दिया गया उसी पर्पस के लिए खर्चे किए गए कि नहीं किए गए। एंड एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड द अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप क्या देखते हो? प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप ये देखते हैं कि हो सकता है खर्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हुए हो। जैसा रूल बोलता है, जैसे रेगुलेशंस बोलते हैं, हो सकता है खर्चे भी उसी हिसाब से किए हो, लेकिन हाईली वेस्टफुल खर्चे हो। तो कहता है प्रोप्राइटरी ऑडिट में ऑडिटर उन केसेस को खोजता है जहां पे इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल, इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। मतलब जो खर्चों को अवॉइड किया जा सकता था। एक्सपेंडिचर हो सकता है बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो, एक्सपेंडिचर आपने रूल्स के हिसाब से किए हो, पर खर्चों को अवॉइड किया जा सकता था। खर्चे बिल्कुल इम्प्रॉपर है, अवॉइडेबल है, इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर्स है। तो ऐसे खर्चों को आप प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या करता है? ऑडिटर क्या करता है? चेक करता है, वेरीफाई करता है कहीं खर्चे इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल, इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर्स तो नहीं है। चलिए, एवरीबडी audit against proprietary seeks to ensure that expenditures conform to the principle which has been stated as follows। इस पे एक थियोरी क्वेश्चन आ सकता है। क्या कहता है? देखो, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी, जब आप प्रोप्राइटरी ऑडिट करते हो तो आप ये देखते हो कि एक्सपेंडिचर इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो रहे हैं ना। मतलब जब आप ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी करते हो, प्रोप्राइटरी ऑडिट करते हो, तो आप ये देखते हो कि जो खर्चे हुए हैं वो बिल्कुल इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही हुए हैं ना। मतलब एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल जितना ओकेजन डिमांड करता है उससे ज्यादा के खर्चे नहीं होने चाहिए। और हर एक पब्लिक ऑफिसर जो खर्चे कर रहा है उसको सेम विजिलेंस एक्सरसाइज करना है जब वो पब्लिक मनी को स्पेंड कर रहा है, जैसे कि वो खुद के पैसे को जब स्पेंड करता है। कहता है हर एक पब्लिक ऑफिसर जब आप पब्लिक के मनी को स्पेंड करते हो, पब्लिक ऑफिसर जब आप पब्लिक मनी को स्पेंड करते हो, तो आपको सेम विजिलेंस, सेम अलर्टनेस मेंटेन करनी है। जब आप खुद अपने पैसे को स्पेंड करते हो तो कितने अलर्ट होते हो, उसी हिसाब से आपको पब्लिक के मनी को भी स्पेंड करना है। तो ओकेजन जितना डिमांड करता है उससे ज्यादा के खर्चे नहीं होने चाहिए। कहता है ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी में आप क्या इंश्योर करते हो कि एक्सपेंडिचर इज नॉट मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड्स। Public officer should exercise the same amount of vigilance that he exercises when he spends his own money। जब वो खुद का पैसा खर्चा करता है तो जितना अलर्ट होता है उतना ही उसे पब्लिक मनी को स्पेंड करने के समय पे विजिलेंस एक्सरसाइज करना है। पहली चीज, कोई भी अथॉरिटी खर्चों को सैंक्शन नहीं करेगी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अपने फायदे के लिए। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी खर्चों को सैंक्शन नहीं करेगी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर इट्स ओन एडवांटेज। नो अथॉरिटी शुड सैंक्शन द एक्सपेंडिचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर ओन एडवांटेज। ठीक है, कोई अपने एडवांटेज के लिए खर्चा सैंक्शन ना हो रहा हो। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी एक आदमी या किसी एक कम्युनिटी के फायदे के लिए, ये सबका पैसा है, ये पब्लिक मनी है, ये सबका पैसा है। किसी एक आदमी, किसी एक कम्युनिटी के फायदे के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अनलेस की एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो। किसी एक आदमी के लिए, एक कम्युनिटी के लिए पैसा इस्तेमाल हो भी रहा है तो कब इस्तेमाल हो सकता है? या तो एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो, या फिर लॉ ने, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है उस खर्चे को करने के लिए। क्लेम फॉर द अमाउंट शुड बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है फॉर सच एन एक्सपेंडिचर, क्लेम हैज बीन एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। या फिर
एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम्स। खर्चा किसी पर्टिकुलर कस्टम के हिसाब से हो रहा है। कस्टम मतलब क्या हो गया, जैसे कोई हिंदी में क्या बोलते हैं कस्टम्स को, रीति रिवाजों के हिसाब से अगर कोई खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कस्टम्स, कोई कस्टम या कोई पॉलिसी के हिसाब से खर्चा हो रहा है, कोई रीति रिवाज के हिसाब से मान लो खर्चा हो रहा है। अच्छा, कह रहा है देखो अमाउंट ऑफ अलाउंस सच एज ट्रैवलिंग अलाउंस। कई बार क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने गवर्नमेंट के लिए कोई ट्रैवलिंग वगैरह की, लेट्स से ये आदमी गवर्नमेंट के काम के लिए कोई ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा है, तो आप इसे अलाउंस देते हो क्या? तो कहता है एक आदमी को आप अलाउंसेस दे सकते हो, अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस आप दे सकते हैं, और भी जो अलाउंसेस आप देते हैं उन्हें, टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, ताकि जो खर्चे उन्होंने किए हैं उसको आप कॉम्पनसेट कर सकें। लेकिन इट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द रेसिपिएंट। आप इतना अलाउंस भी मत दे दो एक आदमी को कि उसका वो सोर्स ऑफ प्रॉफिट बन जाए। नहीं, कहता आप वैसे तो कह रहा है आप किसी आदमी के बेनिफिट के लिए, किसी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए आपको पैसा देना ही नहीं है, अनलेस की पैसा बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो, अनलेस द क्लेम इज एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, unless the expenditure is as per the customs, या फिर you are paying some kind of allowances to a person like travel allowances to compensate for the expenditure जो उसने किए हैं, उस एक्सपेंडिचर को आप कॉम्पनसेट कर सकें। बट इट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के लिए सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को समझा क्या? एवरीबडी सबको समझा? तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप क्या देखते हैं? प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप ये देखते हैं कि एक्सपेंडिचर इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो, जितना ओकेजन डिमांड करता है उससे ज्यादा ना हो, किसी के डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदे के लिए खर्चे सैंक्शन ना किए जाए, किसी एक आदमी या एक कम्युनिटी के लिए खर्चा ना किया जाए, अनलेस की खर्चा बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो, अनलेस की द क्लेम हैज बीन एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अनलेस की इट इज एज पर सम पॉलिसी और कस्टम्स, या फिर आप हो सकता है कोई अलाउंसेस पे कर रहे हो किसी आदमी को टू मीट द एक्सपेंडिचर्स, बट इट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द रेसिपिएंट। उसके लिए ये सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं बनना चाहिए। एवरीबडी, ठीक है? एवरीबडी समझा? तो ये हो गया प्रोप्राइटरी ऑडिट। ऑडिट ऑफ सैंक्शन पढ़ा आपने, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड पढ़ा आपने, प्रोप्राइटरी ऑडिट, तीन तरह के ऑडिट पढ़े। ऑडिट ऑफ सैंक्शन क्या कहता है? खर्चे प्रॉपर्ली सैंक्शनड होने चाहिए बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स क्या बोलता है? ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स ये कहता है कि एक्सपेंडिचर शुड बी फॉर द पर्पस फॉर विच ग्रांट और अप्रोप्रिएशन वाज मेड। जिस पर्पस के लिए फंड दिए गए उस पर्पस के लिए खर्चे होने चाहिए। ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी अवॉइडेबल वेस्टफुल खर्चों को पकड़ता है। ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी में प्रोप्राइटरी ऑडिट में यह देखता है कि कोई खर्चे जो अवॉइड किए जा सकते थे, जो उतने काम के नहीं है, जिनको करने से ऐसा कुछ ऐसा फायदा नहीं हो रहा है, एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट में ऑडिटर ये देखता है कि इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से खर्चे हो। ठीक है जी, ओके। अब आ गया आपका परफॉर्मेंस ऑडिट। मैडम परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट में बेटा तीन तरीके की ऑडिट होती है। इकोनॉमी ऑडिट, कहते हैं देखो परफॉर्मेंस ऑडिट में आप एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट, तीन तरीके की ऑडिट कवर्ड है परफॉर्मेंस ऑडिट में। मैडम तीन तरीके की ऑडिट क्या है? सबसे पहले एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट में आप क्या देखते हैं? एक ऑडिटर एफिशिएंसी ऑडिट में यह देखता है कि जो भी खर्चे किए जा रहे हैं स्कीम्स पे, प्रोजेक्ट्स पे, जो भी स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स जो रन की जा रही है, एग्जीक्यूट की जा रही है, देयर ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इकोनॉमिकली। मतलब जो भी स्कीम्स, जो भी प्रोजेक्ट्स रन किए जा रहे हैं वो बिल्कुल इकोनॉमिकली रन किए जा रहे हैं, एंड दे आर यील्डिंग द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। जो रिजल्ट्स हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करती है क्या, तो जो भी स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स जो रन हो रहे हैं, जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो इकोनॉमिकली होने चाहिए, एंड जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, जिन विजन के साथ, जिस पर्पसेस के साथ ये स्कीम्स को रन किया गया था, क्या वो रिजल्ट्स पैदा हो रहे हैं कि नहीं, वेदर दे आर यील्डिंग द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, दैट इज एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट मतलब द स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स are executed economically and they are yielding, they are producing the results that are expected of them। ठीक है, ओके। तो बेसिकली इट्स एन एग्जामिनेशन जिससे आप ये करते हो कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स आर रन इकोनॉमिकली एंड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर और इकोनॉमिक मैनर में सारा कामकाज, स्कीम, प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। इकोनॉमी ऑडिट में आप क्या करते हो? इकोनॉमी ऑडिट में ये देखते हो कि जो भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज को बिल्कुल इकोनॉमिक मैनर में क्या किया है? डिप्लॉय किया है।
गवर्नमेंट ने अक्वायर, जैसे कोई स्कीम को रन करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, तो फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्सेज आर एक्वायर्ड इकोनॉमिकली। मतलब आपने अगर मान लो स्कीम्स को रन करने के लिए मान लो लोन ही क्यों ना लिया हो, तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही इकोनॉमिक होना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत हाई रेट पे ले लिया। मतलब जो लोग आपने हायर किए वो इकोनॉमिकली हायर किए होने चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी देखी है ना, गवर्नमेंट हैज अब्सॉर्ब्ड इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट ने पैसा वैसा कितना लग रहा है वो पूरा इकोनॉमिकली देखा है ना, किसी भी ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज को अक्वायर करने से पहले। दैट इज इकोनॉमी ऑडिट। इफेक्टिवनेस ऑडिट मतलब क्या होता है, इज एन अप्रेजल। अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन। तो इफेक्टिवनेस ऑडिट एक तरह से इवैल्यूएशन है कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, किस तरीके की परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव। जो भी स्कीम को रन करने का, प्रोग्राम को रन करने का जो ऑब्जेक्टिव था, जो भी टारगेट कर रहे थे आप, टारगेटेड ऑब्जेक्टिव था, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही हो रही है ना। तो आप यहाँ पे चेक करते हो प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को, कि इट इज एज पर द टारगेटेड ऑब्जेक्टिव विद रेफरेंस टू जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे उनको साथ में रख के आप प्रोजेक्ट्स की, स्कीम्स की, प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो। तो इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस विद रेफरेंस टू टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मतलब आप कैसे प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंसेस को कैसे इवैल्यूएट करते हो, टारगेट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के। टारगेटेड, ये आपके टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, तो उनको ध्यान में रख के आप प्रोजेक्ट्स के परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करते हो। दैट इज इफेक्टिवनेस ऑडिट। ठीक है, तो एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट। ओके, चलिए जी, ओके चलिए, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, एवरीबडी। तो मुझे बता दो कितने तरह के ऑडिट हो गए परफॉर्मेंस ऑडिट में। एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑडिट। क्या लिखोगे अगर आ जाता है? इकोनॉमी ऑडिट में आप क्या देखते हो, वेदर गवर्नमेंट हैज अक्वायर्ड, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्सेज को कैसे अक्वायर किया, इकोनॉमिकली अक्वायर किया। ठीक है। एफिशिएंसी ऑडिट में आप क्या देखते हो, एफिशिएंसी ऑडिट में आप ये देखते हो वेदर ऑल दी प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स, प्रोग्राम्स आर executed economically and are yielding the results expected of them। ठीक है, अब जल्दी जल्दी लिख रही हूं तो पूरा पूरा नहीं लिख रही, तुमको याद कराने के लिए लिख रही हूं। इफेक्टिवनेस ऑडिट में आप क्या देखते हो, आप इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, किसके रेफरेंस में, इन रेफरेंस टू ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स। सबको समझा? ठीक है, तो ये 3 तरह की आपकी ऑडिट हो गई, एफिशिएंसी ऑडिट, इकोनॉमी ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑडिट। सबको समझा है? हाँ जी है, परफेक्ट है। चलिए, तो ये आपकी 4 तरह की ऑडिट हो गई। अब लास्ट ऑडिट हम पढ़ेंगे, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। मैडम ये कौन सी ऑडिट होती है? देखो, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में आप क्या देखते हो, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर में आप एज एन ऑडिटर ये देखते हो कि जो खर्चे हो रहे हैं वो बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं। मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, खर्चे बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं। तो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में ऑडिटर ये देखता है दैट वेदर द एक्सपेंडिचर इज एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लॉ में मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसके हिसाब से ही तुम खर्चे कर रहे हो ना, ये देखा जाता है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स, इसको आप रेगुलरिटी ऑडिट भी कहते हो। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, जहां पे आप ये चेक करते हो खर्चे रूल्स के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, इसको आप रेगुलरिटी ऑडिट भी कहते हो। कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर, जिसके हिसाब से आप ये ऑडिट करते हो। कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस को 3 कैटेगरी में डाला गया है। कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर, जिनके हिसाब से आप इस ऑडिट को कर रहे हो, कि ऑडिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि खर्चे रूल्स के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, आप ये जो ऑडिट कर रहे हो, रेगुलरिटी ऑडिट कर रहे हो। कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस को 3 कैटेगरीज में डाला गया है। क्या 3 कैटेगरीज में डाला गया है? रूल्स ऑर्डर्स बनाए गए हैं कि किसके पास पावर है
खर्चों को इनकर करने की, प्रॉपर रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, किसके पास पावर है खर्चों को इनकर करने की, खर्चों को सैंक्शन करने की फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। कौन खर्चों को कर सकता है, कौन खर्चों को सैंक्शन कर सकता है। जब खर्चे कंसोलिडेटेड फंड में से होंगे तो हु हैज द पावर टू इनकर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर्स। तो इसको लेके रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, रूल्स एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं डीलिंग विद मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर आपको कोई क्लेम प्रेजेंट करना है गवर्नमेंट के पास तो कैसे क्लेम प्रेजेंट होगा। अगर मान लो आपने कोई खर्चे किए हैं जिसका क्लेम आप कर रहे हो तो किस तरीके से, व्हाट इज द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स, किस तरीके से मनी को विड्रॉ किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड से, कॉन्टीजेंसी फंड से, पब्लिक अकाउंट्स में से किस तरीके से पैसे को विड्रॉ किया जाएगा, उसके भी रूल्स बने हुए हैं। रूल्स एंड ऑर्डर्स रिगार्डिंग हाउ द मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स, कॉन्टीजेंसी फंड्स, पब्लिक अकाउंट्स में से किस तरीके से पैसों को विड्रॉ किया जाएगा, किस तरीके से क्लेम्स को प्रेजेंट किया जाएगा, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स, किस तरीके से क्लेम्स प्रेजेंट किए जाएंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट। अच्छा, और भी रूल्स एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं रिगार्डिंग कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किस तरीके से पेंशन, पे, अलाउंसेस वगैरह दिया जाएगा। तो रूल्स एंड ऑर्डर्स रिगार्डिंग पेंशन टू बी पेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो पेंशन वगैरह दी जाएगी तो उसके लिए भी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ अलाउंसेस, पेमेंट ऑफ पेंशन वगैरह टू ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस, पे, अलाउंसेस, पेंशन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पेंशंस को लेके, अलाउंसेस को लेके, पेमेंट्स को लेके भी रूल्स एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं। तो मुझे बताओ रूल्स एंड ऑर्डर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। रूल्स एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं कि कौन खर्चों को सैंक्शन कर सकता है, कौन खर्चों को कर सकता है, किस तरीके से मनी निकाला जाएगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कैसे पेंशन, क्या पे, क्या अलाउंसेस, क्या कंडीशन ऑफ सर्विस रहेगा, उसको लेके भी रूल्स एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं। कहता है ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम ऑडिटर का नहीं है। रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। इट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट मतलब वो जो रूल्स वगैरह बनाते हैं। ऑडिटर को सिर्फ ये देखना है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द्वारा, ऑडिटर को रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं क्या, नहीं। ऑडिटर को सिर्फ ये चेक करना है कि जो रूल्स रेगुलेशंस, जो ये आपने ऊपर पढ़े 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने, आपको ऑडिटर को ये देखना है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्डर्स और रूल्स मेड बाय हायर अथॉरिटीज। हायर अथॉरिटीज ने जो रूल्स बनाए हैं उनसे कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। किससे, विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स डिटरमाइंड बाय C&AG। C&AG जैसा चाहता है कि अकाउंट्स बने, ऑडिट हो, उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स डिटरमाइंड बाय द C&AG। C&AG ने बताया है कि किस तरह से ऑडिट, किस तरह से अकाउंट्स बनने चाहिए, तो उसी हिसाब से ये रूल्स एंड ऑर्डर बनने चाहिए। एंड इन केस दे हैव नॉट बीन सेपरेटली अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर ये रूल्स एंड ऑर्डर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड नहीं है तो जिन लोगों ने रूल्स बनाए हैं उनके पास रूल मेकिंग पावर होना चाहिए। तो बेसिकली क्या कह रहा है, ऑडिटर को रूल रेगुलेशन बनाने नहीं है, वो तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का काम है। ऑडिटर को यह देखना है कि रूल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से क्या नहीं होने चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स मेड बाय हायर अथॉरिटी, इट शुड बी कंसिस्टेंट, बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसा C&AG चाहता है ऑडिट हो, अकाउंट्स हो, उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। एंड इन केस अगर ये रूल्स को सेपरेट अप्रूवल नहीं मिला है तो जिसने भी ये रूल बनाया है, द अथॉरिटी making the rule shall have necessary rule making power in case they have not been separately approved। अगर ये रूल सेपरेटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अभी तक अप्रूव नहीं किए गए तो जिन्होंने भी रूल बनाया है उन अथॉरिटीज के पास रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए, अगर इनका सेपरेट अप्रूवल नहीं लिया गया तो। सभी बच्चे मुझे बता दो, आपको 5 तरह की ऑडिट समझ गई। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, आपका ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। एवरीबडी 5 ऑडिट समझा। रूल्स एंड ऑर्डर क्या बोलता है, सारे खर्चे रूल ऑर्डर के हिसाब से हो। रूल ऑर्डर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ऑडिटर को देखना है कि भैया रूल एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के से कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, हायर अथॉरिटीज से कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, एंड ये जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं ये बिल्कुल जैसा C&AG चाहता है, जैसा C&AG ने डिटरमाइन किया है कि कैसे अकाउंट्स और कैसे ऑडिट होनी चाहिए, उससे कंसिस्टेंट होने चाहिए। एंड if the rules has not been separately approved by a competent authority, then the authority making the rules shall have rule making power। Everyone understood? आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या एक क्वेश्चन आ सकता है, द बेसिक स्टैंडर्ड, ऐसा लाइन लिखा हुआ आ सकता है एग्जैक्टली,
द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज टू इंश्योर दैट provision of funds authorized by competent authority fixing the limits within which pre expenditures can be incurred. तो बेसिकली आपको ना एक एक्सपेंडिचर ऑडिट में एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा सारे ऑडिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं. ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट. तो अगर मैं एक बार आपको बताऊं, 1 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट रुक जाएंगे. पेज नंबर देखूं 329. आपको एग्जैक्टली यही जो मैंने आपको बताया, ये कई बार लिखा हुआ आ जाता है कि जो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, ये मेजर कंपोनेंट है गवर्नमेंट ऑडिट का. गवर्नमेंट ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप गवर्नमेंट जो खर्चे कर रहा है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है उनको चेक किया जाए. आपको एग्जैक्टली यही पॉइंट लिखा हुआ आ जाएगा जो मैंने आपको वहां पे भी अभी मार्क कराया था. क्या मार्क कराया था? किधर गया? ये रहा. ये एग्जैक्टली द बेसिक स्टैंडर्ड ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में आप ये देखते हो कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, प्रॉपरली खर्चे जो है सैंक्शन हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा एक्सप्लेन. तो आपको ये 5 ऑडिट्स को छोटे छोटे टाइम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एवरीबडी, सबको समझा? ओके. एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड एक्सपेंडिचर ऑडिट? हमने 5 तरीके की एक्सपेंडिचर ऑडिट पढ़ी. आई एक्सपेक्ट योर रिप्लाई बेटा. चलिए अब इधर आ जाएंगे. ड्यूटीज ऑफ CNDG. Everybody, I would want you to reply. That would be great. चलिए जी. तो बेटा जी, आपने यहां तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली. CNDG के बारे में बातें जान ली, आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें जान ली, आपने 5 तरह की एक्सपेंडिचर ऑडिट्स को देख लिया. अब कुछ और पॉइंट्स हैं कि CNDG के क्या क्या ड्यूटीज होते हैं. अब मैं आप लोगों को उसमें से कुछ पॉइंट्स बता देती हूं. तो सबसे पहला CNDG का क्या ड्यूटी है? CNDG रिस्पॉन्सिबल है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कौन कंपाइल करता है? CNDG. तो कंपाइलेशन कौन करता है? CNDG क्या करता है? CNDG रिस्पॉन्सिबल है for compiling the accounts of union and state and submit these accounts to the president and governor or administrator. तो कहता है CNDG की ये ड्यूटी है कि CNDG सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को कंपाइल करके आप प्रेसिडेंट को सबमिट करें, स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट को कंपाइल करके आप गवर्नर को सबमिट करें. ये ड्यूटी किसकी है? CNDG की. तो CNDG की ये ड्यूटी है कि CNDG सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को अच्छे से कंपाइल करके प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को आप क्या करें? स्टेट के केस में गवर्नर, सेंट्रल के केस में प्रेसिडेंट को आप क्या कर दें? सबमिट कर दें. इट इज द ड्यूटी ऑफ दी CNDG. जनरल ड्यूटीज में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ दिया है. कंसोलिडेटेड फंड में से जो खर्चे होते हैं ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. तो ये CNDG की ड्यूटी क्या है? CNDG की ड्यूटी है, कहता है कंसोलिडेटेड फंड में से सारे जो खर्चे हो रहे हैं. तो आप ऑलरेडी 5 तरीके की नीचे ऑडिट्स पढ़ लिए हो, दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑडिट्स. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है. एवरीबडी, इस पॉइंट पे आपको एक इंडिविजुअल सवाल आ सकता है. ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स. मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या है? कहता है अगर कोई भी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी अगर सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है, किस द्वारा? बाय द ग्रांट एंड लोन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट. कहता है कंसोलिडेटेड फंड में से अगर किसी भी बॉडी को सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग हो रही है तो उस बॉडी के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, उस बॉडी के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की ऑडिट कौन करेगा? CNDG करेगा. और CNDG ही रिपोर्ट इशू करेगा ऑन दी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑडिटेड बाय हिम. मतलब अगर कोई भी बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी को सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग मिल रही है, कहां से? गवर्नमेंट के
लोन्स, गवर्नमेंट के ग्रांट्स द्वारा अगर सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग किसी बॉडी को मिल रही है तो इस बॉडी के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की ऑडिट कौन करेगा? C&AG, एंड C&AG ही इस पे रिसीट्स एक्सपेंडिचर्स पे रिपोर्ट इशू करेगा। क्योंकि क्यों करेगा C&AG उस अथॉरिटी के रिसीट्स एक्सपेंडिचर्स की ऑडिट? इस बॉडी के रिसीट्स एक्सपेंडिचर की ऑडिट क्यों करेगा C&AG? क्योंकि इसका सारा पैसा, इस अथॉरिटी को सारा पैसा किससे मिल रहा है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट लोन या ग्रांट के रूप में सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग कर रही है इस बॉडी की, ठीक है। अब यहां पे बताया गया मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड। सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड मतलब क्या होता है? वेयर द ग्रांट और लोन टू अ बॉडी और अथॉरिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इज नॉट लेस देन 25 लाख। कोई बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है तो मैडम सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? जो पैसा आप दे रहे हो बॉडी को वो 25 लाख से कम का नहीं होना चाहिए, एंड जितना भी एक्सपेंडिचर है उस बॉडी का, लेट्स से एक्सपेंडिचर है 100 करोड़ का, तो उसके 75% से कम का नहीं होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ग्रांट और लोन इज नॉट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी का जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसके 75% से कम का ये ग्रांट और लोन नहीं होना चाहिए। एवरीबडी, सबको समझा? तो कहता है अगर कोई भी बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग मतलब द अमाउंट ऑफ ग्रांट और लोन शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख रुपीज, और एक और चीज, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी पड़ी तो हम बोलेंगे एक बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है। और अगर एक बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है तो उसके रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की ऑडिट कौन करेगा? उसके रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की ऑडिट कौन करेगा? मिस्टर C&AG। ओके, सबको समझा? चलिए, ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन। देखो मुझे बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट देती है क्या? गवर्नमेंट लोन देती है क्या? किसको? गवर्नमेंट ग्रांट देती है। गवर्नमेंट ग्रांट देती है, लोन के रूप में पैसा देती है दूसरे बॉडीज को। गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में, लोन के रूप में दूसरे बॉडीज को पैसा देती है। तो मुझे बताओ, ग्रांट देने के समय गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी सैंक्शन करती है ग्रांट को। मुझे बताओ, गवर्नमेंट को अगर ग्रांट देना है किसी को तो सामने वाली बॉडी के अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या करेगी? ग्रांट को सैंक्शन करेगी। तो मुझे बताओ C&AG का यहां पे क्या काम है? C&AG ये देखता है, स्क्रूटनाइज करता है द प्रोसीजर्स बाय विच सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये सेटिस्फाई कर रही है द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्जेक्ट टू विच ग्रांट्स एंड लोन वर गिवन। मतलब ऑडिटर C&AG ये चेक करेगा जब भी ग्रांट दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड्स में से अगर ग्रांट या लोन दिया जा रहा है तो C&AG ये देखेगा कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने क्या प्रोसीजर्स अपनाए, ये चेक करने के लिए कि सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। ग्रांट देने के समय पे सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये चेक करना चाहिए था क्या कि पूरे के पूरे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। ग्रांट देने से पहले आपको ये सेटिस्फाई करना होता है क्या कि सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो C&AG ये देखेगा कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने क्या सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक किए कि नहीं ग्रांट देने से पहले। सबको समझा? तो बेसिकली ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन में C&AG ये चेक करता है व्हाट आर द प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर्स सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने अपनाए ये चेक करने के लिए वेदर ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जिसके बेसिस पे ग्रांट या लोन दिया गया। सबको समझा? चलो, अब यहां पे ये सब बातें हम नीचे पढ़ेंगे। ऑडिट ऑफ रिसीट, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री डिटेल में नीचे दिया गया है, उसको वहां से पढ़ेंगे। अभी 2 मिनट में ऑडिट ऑफ रिसीट भी पढ़ेंगे, ऑडिट ऑफ स्टोर एंड इन्वेंट्री भी पढ़ेंगे। अभी यहां पे आ जाओ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर। आप सभी को पता है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट कंपनीज जो होते हैं उनके ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो कहता है ये ड्यूटी है C&AG की कि आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। जब भी गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट होती है तो ऑडिटर को, चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, C&AG ही अपॉइंट करता है। और C&AG अपॉइंट तो करता ही है, साथ साथ में बेटा C&AG डायरेक्ट भी करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट को करना है। तो कहता है C&AG की ये ड्यूटी है कि जब भी कोई गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट होगी
गवर्नमेंट कंपनीज की जब ऑडिट होती है तो सीएंडएजी की ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने की, और सीएंडएजी इन ऑडिटर्स को डायरेक्ट भी करता है कि किस तरीके से आपको ऑडिट करनी है। हाउ द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, कैसे ऑडिट करनी है ये भी सीएंडएजी गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को बताता है। एंड अपॉन द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, और जो भी ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट हुआ है वो ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी किसको सबमिट कर देता है, सीएंडएजी को कर देता है, और अपनी रिपोर्ट में वो बताता है कि क्या डायरेक्शंस मुझे सीएंडएजी ने दिए थे, इफ एनी इशूड बाय सीएंडएजी, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर ने इन डायरेक्शंस पे क्या एक्शन लिया, एंड उसका क्या इंपैक्ट पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो कहता है देखो सीएंडएजी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करेगा और इसे डायरेक्शंस भी देगा कि किस तरीके से ऑडिट करनी है। ये ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी सीएंडएजी के पास भी फाइल करेगा, और इस रिपोर्ट में वो बताएगा कि उसे क्या डायरेक्शन सीएनएजी से मिले, व्हाट आर द एक्शंस दैट आर टेकन बाय हिम एंड द इंपैक्ट ऑफ सच एक्शंस ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आएंगे इस बार। मॉक टेस्ट पेपर्स में तो नहीं है, तो आई थिंक नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर मॉक में नहीं है तो मतलब आपके एग्जाम में नहीं होंगे। एवरीबडी समझा? चलिए, तो यहां पे आपने ये पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है, यहां तक मैं और आप बिल्कुल सेम पेज पे हैं। आपने 5 तरीके की गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ी, उसके बाद आपने अभी अभी मेरे साथ पढ़ा अगर कोई अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है, अगर एक अथॉरिटी अगर एक बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है, सब्सटैंशियली फाइनेंस हो रही है, तो उस अथॉरिटी के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की ऑडिट सीएनडीजी करता है, रिपोर्ट भी इशू करता है। सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग क्या होती है आपने देख लिया। फिर आपने ये भी देख लिया गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ऑडिटर ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट की कॉपी सीएनडीजी को देता है। सारे बच्चे समझा? अब हम क्या करेंगे, ऑडिट ऑफ रिसीट्स और ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज। ठीक है, अब आ गया मैम, चलो परफेक्ट। गवर्नमेंट ऑडिट यहां तक आपको समझा? चलिए, अब सारे बच्चे ये तो आपने अभी पढ़ा, अब मेरे साथ आप फटाफट ऑडिट ऑफ रिसीट्स भी पढ़ लो। इसमें मैं आपको इजी इजी वाले पॉइंट्स मार्क करा देती हूं ताकि आपको याद रहेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, कंसोलिडेटेड फंड्स में से अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसकी ऑडिट आप कर रहे हो क्या? जो आपने 5 तरीके की ऑडिट पढ़ी, कंसोलिडेटेड फंड्स में से अगर कोई खर्चा हो रहा है तो आप उसकी ऑडिट कर रहे हो क्या? हाँ, तो अगर कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आ रहा है, टैक्स पेयर्स डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि कहां पे आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, जो रिसीट्स हो रही है उसकी भी ऑडिट होनी चाहिए। अगर आप खर्चों की ऑडिट कर रहे हो तो रिसीट्स की भी तो ऑडिट करनी पड़ी, है ना? चलिए, तो ऑडिट ऑफ रिसीट्स, सारे बच्चे ऑडिट ऑफ रिसीट्स में आप क्या चेक करते हो? ऑडिट ऑफ रिसीट्स में आप क्या चेक करते हो? सबसे पहले सबसे इजी पॉइंट, ऑल रेवेन्यूज और अदर ड्यूज ड्यू टू द गवर्नमेंट। जितना भी रेवेन्यू, जितना भी डेट्स जो गवर्नमेंट को आना चाहिए था, ऑल द रेवेन्यू मतलब जितना भी रेवेन्यू जो ड्यू है, जो गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था, वो करेक्टली असेस हो गया, करेक्टली रियलाइज हो गया और क्रेडिट हो गया टू द गवर्नमेंट अकाउंट्स बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज। मतलब जो पैसा गवर्नमेंट को ड्यू था, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था, वो पैसा करेक्टली असेस होके, रियलाइज होके गवर्नमेंट के अकाउंट्स में क्रेडिट हो गया ना? ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर ये चेक करेगा जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था वो गवर्नमेंट अकाउंट्स में क्रेडिट हो गया ना? मुझे बताओ, अगर आप खर्चों की ऑडिट कर रहे हो तो रिसीट्स की भी ऑडिट करो। जो पैसा ड्यू था, जो भी पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट्स में आना चाहिए था, क्या वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज ने इस पैसे को करेक्टली असेस करके गवर्नमेंट के अकाउंट्स में क्रेडिट किया कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये हो गया पहली चीज। ओके, दूसरी चीज, आपको नहीं लगता प्रॉपर रेगुलेशंस बने हुए होने चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर्स फ्रेम हुए हुए होने चाहिए, ताकि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा
वो प्रॉपरली असेस हो, सारे पैसे की ठीक से एलोकेट कलेक्शन हो, सारा पैसा ठीक से एलोकेट हो। तो कहता है ऑडिटर चेक करेगा कि क्या वेदर प्रॉपर रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स फ्रेम हुए हुए हैं क्या, किस चीज पर, कि पूरा का पूरा पैसा ठीक से असेस होके कलेक्ट हो जाए एंड प्रॉपरली एलोकेट हो। ऑडिटर चेक करेगा कि प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर रेगुलेशंस, प्रॉपर प्रोसीजर्स फ्रेम किए गए हैं कि नहीं, किस चीज के लिए, ताकि इफेक्टिवली चेक ऑन असेसमेंट, सारा पैसा असेस हो जाए, कलेक्ट हो जाए, सारे पैसे का प्रॉपर एलोकेशन हो जाए। मतलब डिपार्टमेंट्स द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा प्रॉपर रेगुलेशंस बने हुए हैं कि नहीं फॉर द प्रॉपर कलेक्शन, असेसमेंट, एलोकेशन ऑफ द रेवेन्यू। मतलब सारा रिसीट्स, जो भी पैसा आना चाहिए, जितना भी पैसा आना चाहिए, जितना भी पैसा आना चाहिए। तो बेसिकली श्रेया मैम, हाउ लॉन्ग विल बी द लेक्चर? बेटा ये क्वेश्चन पूछने से ना मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ ऑनेस्टली। मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके, पर ऐसे टाइम देना मेरे लिए मुश्किल है। पर 15 मिनट और चलेगा, 15 मिनट्स और तो चलेगा, ठीक है? 15 मिनट और रुक जाओ। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी है तो आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो श्रेया, ठीक है? ओके चलो एवरीबडी, सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ कि नहीं, वेदर प्रॉपर रेगुलेशंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बनाए हैं कि नहीं फॉर प्रॉपर इफेक्टिव असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ मनी, इसके लिए प्रॉपर बनाए कि नहीं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने से ही हो जाता है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने से ही कुछ नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली कैरिड आउट भी होने चाहिए। अच्छा, ऊपर से एडिक्वेट चेक लगा हुआ होना चाहिए, मतलब प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए, ताकि प्रॉम्प्ट डिटेक्शन हो किस चीज पे। अगर किसी को डबल रिफंड, लेट्स से किसी आदमी ने इनकम टैक्स का रिफंड मांगा, तो उसको कहीं डबल रिफंड तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहे, किसी तरीके का कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई नेग्लिजेंस तो नहीं हो रहा टैक्स वगैरह कलेक्ट करने में। तो इसके प्रॉपर चेक्स लगे हुए होने चाहिए। तो मेरे को बताओ, ये पांचों पॉइंट्स आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, बहुत ही इजी है। सारे बच्चे देखो, ऑडिट ऑफ रिसीट्स में, ऑडिट ऑफ रिसीट्स में आप क्या चेक करोगे? मेरे को बताओ, इतना सिंपल है। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है क्या, जो भी रेवेन्यू, जो भी डेट ड्यू है टू गवर्नमेंट, जो भी पैसा गवर्नमेंट को आना चाहिए था, वो करेक्टली असेस होकर क्रेडिट हो गया कि नहीं इन गवर्नमेंट अकाउंट्स। गवर्नमेंट अकाउंट्स में पैसा क्रेडिट हुआ कि नहीं, ये तो हो गया पहला पॉइंट। प्रॉपर रेगुलेशंस, प्रॉपर प्रोसीजर्स बने हुए हैं कि नहीं डिपार्टमेंट द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने प्रॉपर रेगुलेशंस, प्रॉपर प्रोसीजर्स को फ्रेम किया है कि नहीं, ताकि करेक्टली कितना पैसा आएगा उसे असेस किया जाए, पूरे पैसे का कलेक्शन किया जाए एंड उसका एलोकेशन आगे किया जाए। अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने से ही नहीं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर ऑडिट कर रहा है बेटा, ऑडिटर देख रहा है रेगुलेशंस बनाए हैं कि नहीं, रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और आप प्रॉपर इंटरनल चेक्स, मतलब आपने कंट्रोल्स लगा रखे हैं कि नहीं, टू अवॉइड, ताकि अवॉइड किया जाए, टू अवॉइड फ्रॉड्स और डबल रिफंड्स, टू अवॉइड नेग्लिजेंस, टू लेवी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कलेक्शन, टैक्स को कलेक्ट करने में, टैक्स को लेवी करने में कोई नेग्लिजेंस तो नहीं हो रहा, उसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर इंटरनल चेक्स लगा रखे हैं कि नहीं। मुझे बताओ, ऑडिट ऑफ रिसीट्स आएगा तो ये चारों पॉइंट्स लिख दोगे क्या? ऑडिट ऑफ रिसीट्स में क्या लिखोगे? ऑडिटर चेक करेगा सारा पैसा असेस होके क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर रेगुलेशंस बने हैं कि नहीं, ताकि कितना पैसा आएगा उसका कलेक्शन हो, प्रॉपर एलोकेशन हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। एंड दूसरी चीज, इंटरनल चेक्स, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं ना, कि कोई कई तरह का फ्रॉड ना हो रिसीट्स में, डबल रिफंड ना हो, कोई नेग्लिजेंस ना हो जाए, टैक्स को लगाने में, टैक्स को कलेक्ट करने में कोई नेग्लिजेंस ना हो। ऑडिट ऑफ रिसीट समझा? एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का आएगा, चारों पॉइंट्स लिख देना। समझा? समझा? बेसिक पॉइंट्स है। रेगुलेशंस बने हुए होने चाहिए क्या, फ्रेम होने चाहिए क्या, रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए क्या, इंटरनल चेक होना चाहिए क्या, कि किसी के ऊपर भी डबल रिफंड, मतलब किसी को भी डबल रिफंड ना दे दो, फ्रॉड ना हो जाए, टैक्स लगाने में कमजोरी ना हो, टैक्स कलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज, एवरीबडी। मैडम ये क्या है ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज? मैडम इसमें क्या करते हैं, देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी परचेजेस वगैरह करते हैं, स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह जो परचेजेस वगैरह करते हैं,
आपको उसकी ऑडिट करनी है, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड परचेजेस। इसमें क्या करता है देखो, इसमें आप क्या देखते हो, एकदम सिंपल सिंपल 4 चीजें याद रखना। क्या? सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा कि अगर आप कोई भी परचेजेस करते हो, जो भी परचेजेस करते हो, प्रॉपर रेगुलेशंस बने हुए होने चाहिए कि कैसे परचेज किया जाएगा, परचेज करने के बाद जब सामान आएगा तो उसको किसकी कस्टडी में रखा जाएगा, सामान कैसे इशू किया जाएगा, राइट? तो कहता है ऑडिटर ये एसर्टेन करेगा कि प्रॉपर रेगुलेशंस बने हुए हैं क्या, गवर्निंग परचेजेस, परचेजेस को लेके प्रॉपर रेगुलेशंस बने हुए हैं क्या, कि कैसे रिसीट्स होगी, कैसे इशू होगा इन्वेंट्री, किसके कस्टडी में रखा जाएगा, सेल एंड इन्वेंट्री टेकिंग ऑफ स्टोर्स आर प्रॉपरली कैरिड आउट। ठीक है, तो कहता है कस्टडी, सेल एंड इन्वेंट्री टेकिंग ऑफ स्टोर्स, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री वगैरह टाइम से की जाती है कि नहीं। तो मतलब प्रॉपर रेगुलेशंस रिगार्डिंग परचेजेस, कस्टडी, इशू ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन मेड, प्रॉपर रेगुलेशन इन्वेंट्री को लेके बने हुए हैं कि नहीं, मतलब प्रॉपर रेगुलेशंस परचेजेस को लेके बने हैं कि नहीं। इन्वेंट्री जब आप खरीदते हो तो कैसे खरीदा जाएगा, कैसे इशू किया जाएगा, किसके कस्टडी में रखा जाएगा, इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशंस बने हैं कि नहीं। ओके, आपको कहीं पे कोई डेफिशिएंसी दिखी है क्या, एनी डेफिशिएंसी इन दी क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स हेल्ड, एनी डिफेक्ट्स इन द सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑडिटर गवर्नमेंट के नोटिस में लाएगा, ऑडिटर गवर्नमेंट के नोटिस में लाएगा क्या, कि अगर कोई डेफिशिएंसी दिखी, स्टोर्स में 50,000 यूनिट्स होने चाहिए थे पर उतने नहीं दिखे, तो ऑडिटर गवर्नमेंट के नोटिस में लाएगा इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन दी क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्स। अगर स्टोर के क्वांटिटी में कोई डेफिशिएंसी है तो ऑडिटर चेक करके वो भी गवर्नमेंट के नोटिस में लाएगा। ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा कि अगर परचेजेस हुए हैं तो परचेजेस प्रॉपर्ली सैंक्शनड होने चाहिए और परचेजेस इकोनॉमिकली होने चाहिए, जिस हिसाब से रूल्स ले डाउन किए उस हिसाब से होने चाहिए। तो मुझे बताओ, आप इन्वेंट्रीज, अगर स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज मतलब जो भी सामान आप खरीद रहे हो, जो परचेजेस आप कर रहे हो, सबसे पहले जो परचेजेस आप कर रहे हो वो बिल्कुल सैंक्शनड होने चाहिए, वो परचेजेस इकोनॉमिकली होने चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा कि स्टोर्स के क्वांटिटी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, प्रॉपर रेगुलेशंस बने हुए हैं कि नहीं परचेजेस को लेके, कि कैसे परचेज किया जाएगा सामान, कैसे इशू किया जाएगा, किसके कस्टडी में रखा जाएगा, कैसे सेल वगैरह होगा, इसको लेके प्रॉपर रेगुलेशंस बने हैं कि नहीं। एंड अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई अनइकोनॉमिकल परचेजेस हुए हैं, कोई बहुत ही अनइकोनॉमिकल परचेजेस हुए हैं, losses attributable to defective or inferior quality of stores are specially brought by the audit। अगर कोई अनइकोनॉमिकल परचेजेस वगैरह हुए हैं तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में उसको क्या करेगा, लिखेगा। ठीक है, ओके। प्राइजेस जो पे किए हैं वो रीजनेबल है कि नहीं, तो मतलब आप मुझे बताओ 5-6 पॉइंट्स है इसमें जो आप लिख सकते हो, प्राइजेस पेड आर रीजनेबल और नॉट। तो स्टोर्स के लिए आप क्या क्या, स्टोर्स के लिए आप क्या क्या देखोगे, प्रॉपर रेगुलेशंस बने हैं कि नहीं, प्रॉपर रेगुलेशंस फ्रेम हुए हैं कि नहीं फॉर परचेजेस, की कैसे परचेज किया जाएगा, कैसे इशू किया जाएगा, किसके कस्टडी में रखा जाएगा, कैसे सेल किया जाएगा, उसको लेके प्रॉपर रेगुलेशंस बने हैं कि नहीं। उसके बाद में स्टोर्स का जो परचेजेस किया गया है, परचेजेस प्रॉपरली सैंक्शनड है कि नहीं, ऑडिटर चेक करेगा। परचेजेस के लिए जो आपने प्राइस पे किया है, स्टोर्स के लिए जो प्राइस पे किया है वो रीजनेबल है कि नहीं। अच्छा, अगर कोई अनइकोनॉमिकल परचेज होगा तो ऑडिटर उसे अपनी रिपोर्ट में क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। उसके अलावा और क्या है, परचेज हो ही रहे हैं तो इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स के क्वांटिटी में अगर कोई डेफिशिएंसी होगा तो वो भी ऑडिटर गवर्नमेंट के नोटिस में लाएगा। सभी बच्चों को समझा क्या, तो बेसिकली ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री में आप क्या करोगे, प्रॉपर रेगुलेशंस बने हैं कि नहीं, परचेजेस, सेल, इशू, कस्टडी को लेकर, परचेजेस सैंक्शनड होने चाहिए, परचेजेस के लिए जो प्राइस पे किया जाना चाहिए रीजनेबल होने चाहिए। अनइकोनॉमिकल परचेजेस है तो आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा। अगर कोई आपको स्टोर्स के क्वांटिटी में डेफिशिएंसी दिखती है तो वो भी हाईलाइट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अटेंशन में लाना पड़ेगा। सबको समझा एवरीबडी? तो आपने पूरा पॉइंट पढ़ लिया, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट में आपने ऑडिट ऑफ स्टोर भी पढ़ लिया, ऑडिट ऑफ रिसीट्स भी पढ़ लिया, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर भी पढ़ लिया, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ C&AG भी देख लिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑडिट में आपने 5 तरह की ऑडिट देख ली,
ऑडिट ऑफ रिसीट्स में रिसीट पैसा आ रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए गवर्नमेंट के अकाउंट्स में, पैसा आ रहा है तो प्रॉपर रेगुलेशंस बने हुए होने चाहिए ताकि प्रॉपरली पैसा असेस हो, प्रॉपरली कलेक्ट हो एंड प्रॉपरली एलोकेट किया जाए। ये रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। रेगुलेशंस क्या होने चाहिए? जो भी रेगुलेशंस बनाए हैं वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। प्रॉपर इंटरनल चेक होना चाहिए कि डबल रिफंड ना हो, टैक्स लेवी करने में नेग्लिजेंस ना हो। ऑडिट ऑफ स्टोर, अब स्टोर मतलब तुम अगर परचेजेस वगैरह भी कर रहे हो, पहले तो देखो डेफिशिएंसी अगर होगी स्टोर्स में तो आप गवर्नमेंट के अटेंशन में लाओगे। परचेजेस के लिए प्रॉपर सैंक्शन होना चाहिए, परचेजेस के लिए प्राइस रीजनेबल पे होना चाहिए। अनइकोनॉमिकल परचेजेस आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। उसके अलावा भी आप क्या बताएंगे कि प्रॉपर रेगुलेशंस बने हैं कि नहीं, कि कैसे परचेजेस, कैसे सेल, किसके इशू, कैसे इशू होगा, किसके कस्टडी में स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज का सामान मतलब इन्वेंट्रीज रखे जाएंगे, उसका प्रॉपर रेगुलेशंस बना होना चाहिए। तो बेटा स्टोर हो गया, रिसीट्स हो गया, ये हो गया। एक हमारा एक पॉइंट बच गया, ड्यूटीज भी आपने पढ़ ली है सीएनएजी के। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑडिट ऑफ रिसीट, ऑडिट ऑफ स्टोर्स, ये सब क्या है? ड्यूटीज है सीएनएजी के। ऑडिट और ही इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल दी अकाउंट्स, उसको कंपाइल करना है। अगर कोई बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस है तो उस बॉडी के रिसीट एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करना है। आपको गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करना है। तो ये सारे ड्यूटीज तो पढ़ लिए। एक पावर का पॉइंट रहता है, उसको भी कर लो फटाफट। पावर 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 मेरे से रह गया अभी पढ़ाते हुए, इधर आ जाओ। पावर्स ऑफ सीएनडीजी। सीएनडीजी के पास क्या क्या पावर्स है? एवरीबडी, सीएनडीजी का क्या पावर है? सारे बच्चे ध्यान से देखना। ड्यूटीज तो पढ़ लिया, इतनी ड्यूटी है। पावर क्या है? कहता है सीएनडीजी इंस्पेक्ट कर सकता है कभी भी। कहता है सीएनडीजी इंस्पेक्ट कर सकता है एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स अंडर दी, जो भी ऑफिसेस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है उनके अकाउंट्स को कभी भी सीएनडीजी इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या सीएनडीजी हैज अ पावर? सीएनडीजी इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो ऑफिसेज हैं, जिन ऑफिसेज में अकाउंट्स हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो क्या? तो सीएनडीजी हैज द पावर टू इंस्पेक्ट द ऑफिसेज ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स रिलेटेड, जहां सामान रखा जा रहा है, अकाउंट्स रिलेटेड जो भी सामान है, चाहे वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ऑफिसेज हों, उनको आप अकाउंट्स को आप इंस्पेक्ट, मतलब बेसिकली सीएनडीजी अकाउंट्स को क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में अकाउंट्स रखे हो। अच्छा, सीएनडीजी को कोई भी अकाउंट बुक, पेपर, डॉक्यूमेंट चाहिए विच इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, ऑडिट के लिए चाहिए, तो कोई भी अकाउंट्स, बुक्स, पेपर मांग सकता है क्या? मांग सकता है। अच्छा, अगर वो जो भी पर्सन इंचार्ज ऑफ द ऑफिस है, ऑफिस का जो भी पर्सन इंचार्ज है, उससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऑब्जर्वेशन, यू कैन मेक ऑब्जर्वेशन, यू कैन आस्क नेसेसरी क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सन इन चार्ज ऑफ द ऑफिस। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन वगैरह मंगवा सकते हो। ठीक है, ओके। एंड इन कैरिंग आउट द ऑडिट, CNDG has a power to dispense with any detailed part of any accounts or class of transactions. CNDG को अगर ऑडिट के दौरान लगता है कि इस पार्ट की डिटेल चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट पे हम लिमिटेड चेक्स करेंगे तो भी चल जाएगा, तो वो ये भी कर सकता है। सीएनडीजी को, अगर सीएनडीजी के पास पावर है टू डिस्पेंस, मतलब सीएनडीजी के पास पावर है कि अगर वो किसी अकाउंट की पूरी डिटेल चेकिंग नहीं करना चाहता तो छोड़ सकता है। ही कैन डू द लिमिटेड चेक्स, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सीएनडीजी हैज अ पावर टू डिस्पेंस, मतलब सीएनडीजी के पास ये पावर है कि अगर वो छोड़ना चाहता है किसी अकाउंट्स की डिटेल चेकिंग को, कहीं पे वो लिमिटेड चेक्स वगैरह करना चाहता है, किन्हीं अकाउंट्स का लिमिटेड चेक करना चाहता है, तो जैसा वो ठीक उसे लगे वो कर सकता है। तो सारे बच्चे मुझे बताओ सीएनडीजी के पास पावर क्या है? आपने 4 पावर पढ़ा। ही हैज अ पावर टू डिस्पेंस डिटेल चेकिंग, डिटेल्ड चेकिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी पार्ट, अकाउंट्स के किसी पार्ट का वो डिटेल चेकिंग नहीं करना चाहता तो ही कैन गेट अवे विद इट, ही कैन डू लिमिटेड चेक्स। ओके, ही कैन आस्क क्वेश्चंस, ही कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। किससे? फ्रॉम पर्सन इन चार्ज। जो भी पर्सन इन चार्ज है ऑफिस का, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हो। यू कैन रिक्वायर, आप मांग सकते हो, यू कैन रिक्वायर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, जो भी आपको ऑडिट के लिए चाहिए वो पेपर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप मंगवा सकते हो। आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कभी भी, क्या? अकाउंट्स ऑफ ऑफिसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। जो भी ऑफिसेस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनके अकाउंट्स को आप क्या कर सकते हो? इंस्पेक्ट वगैरह कर सकते हो। चलिए, एवरीबडी बेटा, मोहित कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी वाला बात मत पूछो बेटा, है ना। तो यहां पे मैंने आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑडिट बेटा करवा दिया। आई होप आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहा हो। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो।
तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ करवाया कि अगर ऑडिट ऑफ स्टोर्स, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, एक्सपेंडिचर ऑडिट्स, क्या होती है गवर्नमेंट ऑडिट का पर्पस क्या है, कि अगर इनमें से कोई सवाल आ जाए तो तुम आंसरेबल रहो। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा। इसके अलावा बेटा, आपका जिस दिन एग्जाम है 15 तारीख को, उस दिन 8 बजे मैं आपका एक एमसीक्यू बूस्टर सेशन लेने वाली हूं, सुबह सुबह, जिसमें हम आईसीएआई के सारे एमसीक्यूज करेंगे। आईसीएआई के जो ड्राफ्टेड एमसीक्यूज है वो हम एमसीक्यू बूस्टर सेशन में करने वाले हैं, जो 15 तारीख को 8 बजे होने वाला है। ठीक है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा 15 को मॉर्निंग 8 AM आप मुझे ज्वाइन करना एमसीक्यू बूस्टर सेशन के साथ। एमसीक्यू बूस्टर सेशन तक आपकी पूरी प्रेपरेशन हो जाएगी ऑडिट की, तो आप लोग वो क्या करेंगे, तब तक उसको पढ़कर आएंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आई होप कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया वो आपको बहुत फायदेमंद रहा हो। एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट, अभी आपके पास समय है, डिफरेंट एंटिटीज को आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छे से कर लीजिए, बढ़िया तरीके से कर लीजिए। एंड यस यस, इट्स इंपॉर्टेंट। शालिनी, कर सकते हो आप, कमर्शियल अकाउंट्स को करना है आपको, मत छोड़ना नहीं है कोई भी चीज। ठीक है, मोटा मोटी मुझे गवर्नमेंट ऑडिट का रिसीट्स, स्टोर्स, गवर्नमेंट ऑडिट का एक्सपेंडिचर लेना था, क्या होता है गवर्नमेंट ऑडिट, वो हमने कर लिया। तो आई होप कि आपके लिए वो क्लियर हो गया है। पावर्स एंड ड्यूटीज कर लिए C&AG के। अब आपको क्या करना है, बची हुई पार्ट को कर लीजिए फटाफट। मेरे लिए मैंने जितना करा सकती थी करवाया, एंड अब आपको अपने हिसाब से अपने रिविजन्स को करना है। नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो रहा है बेटा, है ना। ठीक है, गवर्नमेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था लेक्चर के कि गवर्नमेंट ऑडिट ही हम करेंगे आज, तो उतना ही होगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप दैट दिस सेशन हेल्प्ड यू अ लॉट। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एंड पढ़ाई को अपने करते रहिए। समय है आपके पास, अच्छे से डिटेल में पढ़िए और ऑडिट में अच्छे अच्छे नंबर लाइए। ऑल द बेस्ट, सी मी एट 8 on the 15th for the MCQ booster session. चलिए, ओके बेटा, बाय बाय।